हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसके नर्सिंग एजुकेशन। दोस्तों, आज हम ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के जो प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर है उसका जो पार्ट्स फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ईएसआईसी की जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही आने वाली है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले हमने जो पार्ट फर्स्ट है उसमें 1 to 15 क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताए हैं। अब इस वीडियो में इस पार्ट सेकंड में हम 51 से आगे के 100 तक के क्वेश्चन पूरे देखने वाले। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलो देखते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51, द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस इज। जो मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड जो हेल्थ का इंडिकेटर है वो कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है उसके, ऑप्शन ए क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन बी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ऑप्शन सी केस फैटेलिटी रेट, ऑप्शन डी अडल्ट मॉर्टेलिटी रेट। और इसका सही जो आंसर जाने वाला है यह है ऑप्शन नंबर बी, infant mortality rate. Infant mortality rate is the most universally accepted indicator of the health status. Then question number 52, the ability of an organism to induce clinically apparent illness is called. जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किसी बॉडी में जाने के बाद, किसी आदमी के शरीर में जाने के बाद जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, इलनेस के साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पैथोजेनिसिटी, ऑप्शन बी है इन्फेक्टिविटी, ऑप्शन सी वायरुलेंस, ऑप्शन डी एटियोलॉजी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पैथोजेनिसिटी। तो जो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी रहती है, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, शरीर में जाने के बाद कुछ साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनिसिटी कहते हैं। इन्फेक्टिविटी मतलब एक ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाने के बाद वो बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है और दूसरे को भी वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको इन्फेक्टिविटी कहते हैं। वायरुलेंस एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र होने की संभावना रहती है वायरुलेंस में। और एटियोलॉजी मतलब क्या रहता है कि जो डिसीज़ का कॉज रहता है उसकी स्टडी को हम एटियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 53, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल फॉर। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं हम, उसका एग्जाम्पल कौन सा है। तो ऑप्शन ए है प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी टर्शरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं मतलब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ये कौन से प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। क्योंकि आप देख सकते हैं आपको कोई कौन सा ही डिसीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं, आप एकदम क्या है स्वस्थ है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, आपको कोई डिसीज़ नहीं होने का डिसीज़ नहीं होने के लिए और आप अपना शरीर है वो तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करते हैं, आप योगा करते, जिम लगाते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, आपका फास्ट फूड से दूर रखते हैं, फास्ट फूड नहीं खाते, तो उस प्रिवेंशन के लिए क्या बोलते हैं अब हम प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन बोलते हैं। और प्राइमरी प्रिवेंशन में कौन सा आता है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो रहता है, पहले तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो रहता है उसमें आता है वैक्सीनेशंस।
जो वैक्सीनेशन कौन सा भी जो ड्रग है, सॉरी कौन सा भी डिसीज़ है, फॉर एग्जांपल टीबी है, टीबी नहीं होने के लिए हम क्या लेते हैं, बीसीजी की वैक्सीनेशन लगाते हैं। तो वैक्सीनेशन ये है, ये किस में आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। उसके बाद जो सेकेंडरी प्रिवेंशन रहता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आता है, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये क्या आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन के बाद ऑलरेडी आदमी को क्या हो गया है, डिसीज़ हो गया है, उसके बाद उसका अर्ली डिटेक्शन करना, अर्ली डायग्नोस करना, और उसके बाद उसको जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो देने के प्रिवेंशन को कौन सा करते हैं, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ने से पहले ही ट्रीटमेंट देने को सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं। और टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है, तो टर्शरी प्रिवेंशन में आता है आपका डिसेबिलिटी लिमिटेशंस, मतलब जो डिसीज़ है उसकी वजह से होने वाली जो डिसेबिलिटी है वो कम करना, और पेशेंट का क्या करना, रिहैबिलिटेशन करना। ये क्या आता है, टर्शरी प्रिवेंशन में आता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आता है, टर्शरी प्रिवेंशन में क्या आता है, और प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन ए है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ऑप्शन बी एट्रोटोजेनिक डिसीज, ऑप्शन सी नोजोकोमियल इन्फेक्शन, एंड ऑप्शन डी जोनोसिस। और इसका करेक्ट आंसर आपको मालूम ही होगा, इसको बोलते हैं हम क्या, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो जब पेशेंट किसी डिसीज़ की वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाता है और उसको वो डिसीज़ छोड़ के दूसरा इन्फेक्शन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। क्योंकि वो जो इन्फेक्शन है वो कब हुआ है, जब हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है पेशेंट, तब भर्ती होने के बाद हो गया है। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन किसको बोलते हैं हम, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जब हमारा किसी आदमी का और किसी पेशेंट का जो प्रतिकार शक्ति है, जो इम्यूनिटी है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इम्यूनिटी डिक्रीज होने से क्या होते हैं, उसको दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल बताने का है तो जो HIV एड्स रहता है, HIV एड्स का पेशेंट, उसमें टीबी होने के चांसेस क्या रहते, ज़्यादा रहते, क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी रहता है वो बहुत ही डाउन हुआ रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। एट्रोटोजेनिक डिसीज मतलब ये अलग रहता है, और जूनोसिस मतलब क्या है, जो डिसीज हमें एनिमल से होते हैं उसको जूनोसिस बोलते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 55, द एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली दोज हु डू नॉट हैव द डिसीज इज कॉल्ड। जो टेस्ट की एबिलिटी रहती है क्या आइडेंटिफाई करने की, जो डिसीज किसी कौन सा ही डिसीज नहीं है आदमी को, वो फाइंड आउट करने की जो एबिलिटी है टेस्ट की, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी स्पेसिफिसिटी, ऑप्शन सी वैलिडिटी, ऑप्शन डी प्रेडिक्टिव वैल्यू। यानी इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन बी स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक डिसीज का मतलब स्पेसिफिक करता है। ये टेस्ट क्या करती है, स्पेसिफिक करती है कि स्पेसिफाई करती है कि इस आदमी को कोई भी डिसीज और कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। सेंसिटिविटी टेस्ट के कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट ये क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए और किसी एंटीबायोटिक कौन सा सेंसिटिव है उसके लिए वो सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट चिकन पॉक्स आर ट्रू एक्सेप्ट। तो नीचे दिए हुए सभी फैक्ट्स जो है वो चिकन पॉक्स के लिए ट्रू है, एक्सेप्ट एक। तो कौन सा जो अलग है उसमें साइन एंड सिम्टम दिया हुआ जो चिकन पॉक्स में ये पेशेंट में नहीं दिखता। ऑप्शन ए है इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 15 days, ऑप्शन बी रैशेस आर सुपरफिशियल, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैशेस, ऑप्शन डी रैश मोस्टली इन फ्लेक्सर सरफेसेस।
और आप जानते हैं कि जो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो क्या रहता है, 15 डेज ही रहता है। रैशेस सुपरफिशियल ही रहते, स्पेसिफिकली रैशेस क्या बॉडी के ट्रंक, जो ट्रंक है और चेस्ट है उस पे आने उससे क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं और बाद में पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। उसका जो पैटर्न रहता है वो कैसा, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न रहता है रैशेस का। लेकिन क्या रहता है, रैश मोस्टली फ्लेक्सर सरफेस पे नहीं रहते, वो क्या एक्सटेंसर सरफेस पर ही रहते हैं, इसलिए ये क्या है, एक्सेप्ट है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है रैश मोस्टली इन फ्लेक्सर सरफेसेस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ कॉलेरा। तो जो कॉलेरा रहता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन ए है क्लोरामफेनिकॉल, ऑप्शन बी है कोट्रामैक्साजोल, ऑप्शन सी अमोक्सिसिलिन, ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन। और इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉलेरा एंड टेट्रासाइक्लिन इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58, द मिनिमम नंबर ऑफ डोसेस ऑफ टिटेनस टॉक्साइड गिवन टू ए प्रेग्नेंट वुमेन इज। तो ये आपको मालूम रहेगा, आसान क्वेश्चन है। जो मिनिमम नंबर ऑफ डोसेस रहते टिटेनस टॉक्साइड के, टीटी के, वो प्रेग्नेंट वुमेन में कितने दिए जाते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। और इसका करेक्ट आंसर आपको सभी को मालूम है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम 2 डोसेस प्रेग्नेंट वुमेन को टिटेनस टॉक्साइड के देते, जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है तब एक डोज देते हैं और उसके बाद 4 वीक्स के बाद और 1 महीने के बाद दूसरा डोज दे सकते हैं। तो मिनिमम कम से कम 2 डोज टिटेनस टॉक्साइड के देने चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स फॉर हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो हाइपरटेंशन का आदमी है और पेशेंट है उसमें नीचे में से कौन सा नॉन मॉडिफाइबल, सब नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है एक्सेप्ट ऑल, सिर्फ एक्सेप्ट 1। तो ऑप्शन ए है एज, ऑप्शन बी सेक्स, ऑप्शन सी जेनेटिक फैक्टर्स, ऑप्शन डी ओबेसिटी। और इसका करेक्ट आंसर आपको मालूम होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओबेसिटी। ओबेसिटी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब आदमी एक्सरसाइज करके, रनिंग करके, योगा करके ओबेसिटी को कम कर सकता है, लेकिन आदमी एज, सेक्स और जेनेटिक फैक्टर्स, इनको आदमी चेंज नहीं कर सकता। इसलिए वो सब क्या है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक्सेप्ट 1, दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी इज द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, तो उसको मॉडिफाई हम कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज। जो सेक्स रेशियो रहता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? ऑप्शन ए है द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ऑप्शन बी द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 बर्थ्स, ऑप्शन सी द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 बर्थ्स, ऑप्शन डी द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। तो उसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। द नंबर ऑफ फीमेल्स कितने रहते, फॉर एग्जांपल 1000 मेल्स है, 1000 मेल्स है तो नंबर ऑफ फीमेल्स उस कितने हैं उसको बोलते हैं हम सेक्स रेशियो। मतलब 900 क्या होंगे, फीमेल होंगे, तो पर 1000 मेल के पीछे 900 क्या है, फीमेल्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एमटीपी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट रहता है वो कब पास हुआ था? ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1975 एंड ऑप्शन डी 1981। और इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1971 में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट रहता है वो पास हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, द अमाउंट ऑफ
एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फैट्स इज, जो एक फैट है वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए है 3 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन सी 6 किलो कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन डी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। और इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ईच ग्राम प्रोटीन्स प्रोवाइड 9 किलो कैलोरी एनर्जी, तो इतना एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको मालूम रहना चाहिए जो फैट रहता है वो 9 किलो कैलोरी 9 ग्राम देता है। उसके बाद जो प्रोटीन रहता है वो भी 9 ग्राम देता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट वो कितना देता है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम इतने एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप ध्यान में रखिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, द ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज कंसिडरेबली प्रोलॉन्ग्ड इन डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है और वो ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं होता, तो वो कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ऑप्शन ए है विटामिन बी टू, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B12। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी विटामिन के। आपको मालूम है कि ब्लड के क्लॉटिंग के लिए विटामिन के की बहुत ज़रूरत होती है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई तो ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं होता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर। जो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन है वो किस में ज़्यादा रहता है। ऑप्शन ए है एग, ऑप्शन बी मीट, ऑप्शन सी मिल्क, ऑप्शन डी सोयाबीन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए एग। एग में क्या रहता है, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें बहुत सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं प्रोटीन में और वो यूजफुल रहते हैं बॉडी के लिए। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, नॉर्मल IQ इज इन द रेंज ऑफ। जो नॉर्मल IQ रहता है, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट बोलते हैं हम इसको, जो नॉर्मल आदमी का कितना रहता है। तो ऑप्शन ए है 0 to 24, ऑप्शन बी है 25 to 49, ऑप्शन सी है 80 to 89 एंड ऑप्शन डी है 9 to 103। और इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी 90 to 103। ये क्या रहता है 103 मतलब 110 भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इधर रेंज दिया है 103, तो वो नॉर्मल IQ रहता है नॉर्मल आदमी का। तो हम देख सकते जो IQ की रेंज है जो लेस देन 20 रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन रहता है। जो IQ जिस आदमी का और जिस बच्चे का IQ 20 से भी कम रहता है उसको बोलते हैं प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद 20 से 35 के बीच में जिसका IQ रहता है उसको बोलते हैं सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद जिस बच्चे का 35 से 50 तक का IQ रहता है उसको बोलते हैं मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद 50 to 70 के बीच में जिसका IQ रहता है उसको बोलते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। तो इसमें 80 to 89 भी रेंज दिया है, लेकिन वो क्या है लोअर लिमिट में थोड़ा आता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या है 9 to 103 इज द नॉर्मल IQ रेंज फॉर द नॉर्मल पर्सन। तो आपको ये रेंजेस पता होने चाहिए। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए न्यूक्लियर फैमिली, ऑप्शन बी जॉइंट फैमिली, ऑप्शन सी सिंगल फैमिली, ऑप्शन डी 3 जनरेशन फैमिली। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए न्यूक्लियर फैमिली। सो फैमिली कंसिस्ट ऑफ ओनली क्या वन कपल और देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में 1 to 2 जनरेशन 3 जनरेशन के लोग रहते हैं। सिंगल फैमिली तो वो अलग रहता है,
3 जनरेशन फैमिली, मतलब 3 जनरेशन के लोग उसमें एक साथ रहते हैं, उसको 3 जनरेशन फैमिली बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है न्यूक्लियर फैमिली, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। स्टेरॉयड आर प्रिफरेबली एडमिनिस्ट्रेड वंस इन द, जो स्टेरॉयड रहते हैं वो प्रिफरेबली एक टाइम, कौन से टाइम में एडमिनिस्टर करना चाहिए? ऑप्शन ए है उसमें, ऑप्शन ए है मॉर्निंग, ऑप्शन बी आफ्टरनून, ऑप्शन सी इवनिंग, ऑप्शन डी बेड टाइम। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, प्रिफरेबली जो स्टेरॉइड्स रहते हैं ऑलमोस्ट वो मॉर्निंग में दिए जाते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। द बेस्ट टेस्ट टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज, जो डिसीज़ के बाद का जो प्रोग्नोसिस रहता है, बैड प्रोग्नोसिस है क्या अच्छा प्रोग्नोसिस है, वो देखने के लिए कौन सी जो टेस्ट है वो ज़्यादातर यूज की जाती है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन बी पैक सेल वॉल्यूम, ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और ऑप्शन डी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। एंड इसका करेक्ट जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो क्या बहुत सारे डिसीज़ में और प्रोग्नोसिस में, डिसीज़ में क्या होता है, एरिथ्रोसाइट का सेडिमेंटेशन रेट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उससे पता चलता है कि आदमी में क्या है, डिसीज़ कंडीशन प्रेजेंट है, और उसका प्रोग्नोसिस क्या रहता है, बैड रहता है। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट राइज इन टेम्परेचर द पल्स रेट इंक्रीज बाय, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उस हिसाब से पल्स रेट कितना बढ़ता है? ऑप्शन ए है 5 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन बी 10 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन सी 15 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन डी 20 बीट्स पर मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 बीट्स पर मिनट। तो नॉर्मली 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, तब जो पल्स रेट है 10 बीट्स पर मिनट से बढ़ जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। यूजुअली फ्रॉम विच डाटा इज द बॉडी मास इंडेक्स BMI कैलकुलेटेड? तो BMI जो है बॉडी मास इंडेक्स, नीचे दिए हुए ऑप्शन में से किस ऑप्शन की मतलब कौन से डाटा की डाटा डाटा से क्या करते हैं, BMI कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन ए है पर्सन्स वेट अलोन, ऑप्शन बी पर्सन्स हाइट अलोन, ऑप्शन सी पर्सन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, एंड ऑप्शन डी पर्सन्स वेट एंड हाइट। तो आपको मालूम है जो BMI है वो कैसे मेजर करते हैं? पर्सन्स वेट अलोन, हम वेट मतलब जो पर्सन का वेट है उसके अकेले से हम ये नहीं कर सकते, तो ये क्या है, रॉन्ग आंसर है। उसके बाद पर्सन्स हाइट भी हम हाइट भी अकेले हाइट से भी हम BMI कैलकुलेट नहीं कर सकते। BMR ये अलग टर्म है, बेसल मेटाबॉलिक रेट ये अलग टर्म है, और जो करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का ये है ऑप्शन डी, पर्सन्स वेट एंड हाइट। ये दोनों रिक्वायर रहता है BMI कैलकुलेट करने के लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है? BMI इज इक्वल टू बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू हाइट, जो हाइट रहती है वेट इन केजी, जो पेशेंट का वेट है वो केजी में रहता है, और जो हाइट रहता है हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये क्या है, उसका फॉर्मूला है, और उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71। फैट सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ये भी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो फैट सोल्यूबल विटामिन, सारे फैट सोल्यूबल विटामिन है और एक्सेप्ट एक है। तो आपको मालूम है विटामिन ए फैट सोल्यूबल है, विटामिन डी फैट सोल्यूबल है, विटामिन ई भी फैट सोल्यूबल है, एक्सेप्ट क्या, सिर्फ ऑप्शन बी विटामिन B12 इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहने वाला है वो क्या है, विटामिन B12। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। द एंटीवायरल ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज, तो नीचे दिए गई ऑप्शन में से जो एंटीवायरल ड्रग है वो कौन सा है? असाइक्लोविर, ऑप्शन बी इथेम्ब्यूटर, ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन डी एम्पीसिलिन। उसके बाद जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है
acyclovir. Acyclovir is one of the antiviral drug. Ethambutol is used in the, it is antibacterial drug used in the TB ट्रीटमेंट. उसके बाद जो टेट्रासाइक्लिन है हमने देखा है कि कॉलेरा की ट्रीटमेंट में हायर एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ किया जाता है. एम्पिसिलिन भी छोटे मोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है. उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73. इन जनरल आर्टेरियल ऑक्सीजन इज सेटिस्फैक्टरी इफ SpO2 इज ग्रेटर दैन. इन जनरली हम आर्टेरियल जो ऑक्सीजन रहता है वो कितना रहना चाहिए, तो वो नॉर्मल ऑक्सीजन SpO2 हम बोल सकते हैं. तो ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन डी 80%, ऑप्शन डी 90%. तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी 90%. मिनिमम 90% SpO2 रहना चाहिए, तभी हम पेशेंट बोल सकते हैं कि उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो नॉर्मल है. अगर वो ड्रॉप हो जाता है तो वो एबनॉर्मल और कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, ये हम कह सकते हैं. उसके बाद है क्वेश्चन 74. कैप्नोग्राफी इज ए मेजरमेंट ऑफ. जो कैप्नोग्राफी रहती है वो किसकी मेजरमेंट रहती है. ऑप्शन ए है CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन बी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन डी एनायन गैप. और इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है आपको मालूम है ऑप्शन CO2 कॉन्सेंट्रेशन. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को जो मेजर करने के लिए कैप्नोग्राफी मेजरमेंट कहते हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75. एक्सेसिव फटीग आफ्टर मिनिमल फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन इज. जो एक्सेसिव फटीग रहता है और जल्दी से फटीग आ जाता है मिनिमल फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन से, तो ऑप्शन ए है उसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं, ऑप्शन बी बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं, ऑप्शन सी न्यूरास्थेनिया, ऑप्शन डी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. तो आपको मालूम है एनोरेक्सिया नर्वोसा किसको बोलते हैं. जो ईटिंग डिसऑर्डर है उसमें से एनोरेक्सिया नर्वोसा इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो पेशेंट रहता है वो बिल्कुल ही डाइट पे ध्यान में नहीं देता और पेशेंट क्या जाता है स्टारवेशन में जाता है और उसकी बॉडी एकदम थीन होने जाती है. जो इसेंशियल जो फैट है जो प्रोटीन्स है वो शरीर में नहीं मिलने की वजह से वो एकदम थीन हो जाता है, उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं. उसके बाद है बुलिमिया नर्वोसा, वो वाइस वर्सा, मतलब ये अपोजिट कंडीशन है एनोरेक्सिया नर्वोसा की. उसमें बिंज ईटिंग उसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं. उसमें आदमी क्या करता है ज़्यादा खाना खाता है, तो उसको बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं. उसके बाद है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. ये भी एक क्या साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है. तो एक्सेसिव फटीग आफ्टर मिनिमल फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन, इसका सही जो आंसर रहने वाला ये है न्यूरोस्थेनिया. न्यूरोस्थेनिया मतलब थोड़ा ही काम करने की वजह से और या मेंटल कोई स्टडी करने से जल्दी से आदमी थक जाता है, उसको न्यूरोस्थेनिया बोलते हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76. कॉमनेस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज. जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कॉमनली किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है. ऑप्शन ए है प्रोटियस, ऑप्शन बी इश्चेरिशिया कोलाई, ऑप्शन सी सुडोमोनास, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकाई. आणि इसका करेक्ट जो आंसर है इश्चेरिशिया कोली इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. उसके बाद का क्वेश्चन रहने वाला है विद्यार्थी बंधुओं, क्वेश्चन नंबर 77. अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ वंस ओन हार्ट बीट इज कॉल्ड. जो अनप्लीजेंट अवेयरनेस रहती है और आदमी को आदमी पहचान जाता है कि उसके हार्ट बीट क्या हो रहे हैं, बीट कर रहे हैं, फास्ट बीट हो रहे हैं, उसको उस कंडीशन को क्या बोलते हैं. ऑप्शन ए है डिस्निया, ऑप्शन बी टकीकार्डिया, ऑप्शन बी सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी पाल्पिटेशंस. और आपको मालूम होगा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है पाल्पिटेशंस. आदमी को क्या होता है पाल्पिटेशंस होते हैं जब उसका हार्ट बीट वह खुद क्या अवेयर हो जाता है कि उसके हार्ट बीट क्या हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं. उसके बाद डिस्निया आपको मालूम है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. टकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट कम हो जाता है. उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78. द अर्ली प्रेडिक्टर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज.
अगर पेशेंट क्रोनिक डायबिटिक है, उसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, ये कॉम्प्लिकेशन है, तो उस डायबिटिक नेफ्रोपैथी का अर्ली साइन क्या रहता है, तो किसकी वजह से पता चलता है? ऑप्शन ए है ब्लड यूरिया लेवल, ऑप्शन बी सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ऑप्शन सी माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया और ऑप्शन डी हाइपर कैलेमिया। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से क्या होता है, जो नेफ्रोटिक नेटवर्क रहता है वो डैमेज हो जाता है और उसमें से अल्बुमिन क्या होता है, यूरिन में स्केप हो जाता है, इसलिए माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया दिखाई देता है। तो ये क्या है, फर्स्ट और अर्ली प्रेडिक्टर है डायबिटिक न्यूरोपैथी का। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, एब्सॉर्बेबल सूचर मटेरियल इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो नीचे दिए हुए क्या है, पूरे एब्सॉर्बेबल मतलब डायरेक्टली एब्सॉर्ब होने वाले हैं, 6-7 दिन में लगाने के बाद, स्टिचेस लगाने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्ट है, तो खाली नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है जो नॉन एब्सॉर्बेबल सूचर मटेरियल रहने वाला है? ऑप्शन ए है कैटगट, ऑप्शन बी है कोलेजिन, ऑप्शन सी पॉलिस्टर, ऑप्शन डी पॉलीडायक्सोन। और आपको मालूम है कैटगट क्या है, वो एब्सॉर्बेबल है, कोलेजन एब्सॉर्बेबल है, पॉलीडायक्सोन भी एब्सॉर्बेबल है। सिर्फ पॉलिस्टर, आपको मालूम पॉलिस्टर की वजह आप ध्यान में रख सकते हैं, पॉलिस्टर ही है जो क्या है, नॉन एब्सॉर्बेबल सूचर मटेरियल है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, डिस्फेजिया इज, डिस्फेजिया मीन्स क्या है, डिफिकल्टी इन सीटिंग, ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, ऑप्शन सी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड ऑप्शन डी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। और इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग इज कॉल्ड एज डिस्फेजिया। उसके बाद है चीफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स, जो चीफ सेल रहते स्टमक में हमारे, तो वो क्या सीक्रेट करते हैं? ऑप्शन ए है म्यूकस, ऑप्शन बी पेप्सिनोजिन, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी इंट्रिंसिक फैक्टर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी पेप्सिनोजिन। ये जो सीक्रेशन है वो चीफ सेल्स ये क्या करते हैं, गैस हमारे स्टमक में सीक्रेट करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, इन केस सफरिंग फ्रॉम हिपेटिक इंसेफेलोपैथी द डायटरी प्रोटीन इंटेक शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू। तो जो पेशेंट है वो क्या है, हिपेटिक इंसेफेलोपैथी से सफ़र हो रहा है, और उसमें क्या करते हैं, जो डायटरी प्रोटीन इंटेक है वो थोड़ी क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, पूरा बंद नहीं करते लेकिन थोड़ा क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इस कंडीशन में कितना कम करना चाहिए? लेस देन 50 ग्राम पर डे, ऑप्शन बी लेस देन 40 ग्राम पर डे, ऑप्शन सी लेस देन 30 ग्राम पर डे, ऑप्शन डी लेस देन 20 ग्राम पर डे। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लेस देन 20 ग्राम पर डे क्या करते हैं, हम प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करते हैं डायबिटिक इंसेफेलोपैथिक पेशेंट में, हिपेटिक इंसेफेलोपैथी के पेशेंट में। ऑप्शन है 83, क्वेश्चन 83, द लेवल ऑफ अल्फा फिटोप्रोटीन इज डायग्नोस्टिक ऑफ, ऑप्शन ए ऑब्स्टेट्रिक जॉइंटिस, ऑप्शन बी हिपेटोमा, ऑप्शन सी सिरोसिस ऑफ लिवर, ऑप्शन डी विल्सन्स डिसीज। जो हाई लेवल ऑफ अल्फा फिटोप्रोटीन रहता है, ये फिटल का एक प्रोटीन रहता है, उसमें क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो किस कंडीशन में बढ़ जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी हिपैटोमा, जो हिपैटिक का जो लिवर का कैंसर रहता है और टेस्टिकल का, और कैंसर में क्या होता है, कैंसर की कंडीशन में अल्फा फिटोप्रोटीन बढ़ जाता है, तो उसे पता चलता है कि क्या है, हिपैटोमा, बेबी को हिपैटोमा है और लिवर कैंसर है। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, चिल्ड्रन हु हैव अंडरगोन स्प्लेनेक्टोमी शुड रिसीव। जो चिल्ड्रन हैं जिनकी क्या हो गया है, स्प्लेनेक्टोमी हो गई है, स्प्लेन निकाला गया है, उनको क्या देते हैं? तो ऑप्शन रहने वाले इसमें, ऑप्शन ए निमोकोकल वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस वैक्सीन, ऑप्शन सी येलो फीवर वैक्सीन, ऑप्शन डी बीसीजी वैक्सीन। और करेक्ट आंसर है निमोकोकल वैक्सीन। जो स्प्लेनेक्टोमी के बच्चे हैं उनमें निमोकोकल वैक्सीनेशन करवाते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन 85, द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट फॉर पैनक्रियाटिक डैमेज इज। जो पैनक्रियाटिक डैमेज है
वो देखने के लिए मोस्ट वाइडली, और पैनक्रियाटाइटिस है मतलब इन्फेक्शन ऑफ पैनक्रियास, वो देखने के लिए मोस्टली कौन से टेस्ट करते हैं? ऑप्शन ए सीरम बिलिरुबिन, ऑप्शन बी सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट, ऑप्शन सी सीरम अमाइलेज, ऑप्शन डी सीरम बाइकार्बोनेट। और इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी सीरम अमाइलेज की टेस्ट करते हैं पैनक्रियाटाइटिस में और पैनक्रियाटिक डैमेज में। ऑप्शन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86, वालुले कॉन्वेंटेस इज कैरेक्टरिकली सीन इन। जो वैल्यूलेज कॉन्वेंटेस रहते हैं वो कौन से पार्ट में रहते हैं बॉडी के? ऑप्शन ए है डिओडिनम में, ऑप्शन बी जेजुनम में, ऑप्शन सी इलियम में, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसका करेक्ट आंसर रहता है वो है ऑप्शन बी जेजुनम में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है जेजुनम, उसमें क्या रहते हैं? वो म्यूकस के लाइनिंग रहते हैं, म्यूकस के लाइनिंग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? वैलुलस कॉन्वेनेटिस। उसके बाद का क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 87, प्रोक्टोस्कोपी इज यूज्ड टू इंस्पेक्ट। ऑप्शन ए यूटेरस, ऑप्शन बी यूरेटर, ऑप्शन सी ब्लैडर, ऑप्शन डी लोअर रेक्टम। जो प्रोक्टोस्कोपिक रहती है वो क्या देखने के लिए और क्या कौन सा पार्ट विजुलाइज करने के लिए होती है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लोअर रेक्टम। प्रोक्टोस्कोप क्या रेक्टम के एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, बुनीज टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म। जो बुनीज टेस्ट है वो क्या कंफर्म करने के लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए है स्ट्रेस कॉन्टिनेंस इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन बी अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन सी ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन डी न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस। और इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अगर पेशेंट आदमी स्ट्रेस में है और यूरिन कब गया, कब इनकॉन्टिनेंस हो रहा है पता नहीं चल रहा, तो उसमें क्या करते हैं? बुनीज टेस्ट की मदद से ये क्या पता चल जाता है कि आदमी स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, इसका यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रहा है। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस मतलब अर्ज आई है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मतलब वाइड नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस मतलब ब्लैडर फुल्ली क्या हो गया है, भर गया है और उसके बाद क्या हो रहा है? यूरिन ड्रिप हो रहा है, तो उसको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और लास्ट में जो न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस है, जो ब्लैडर का स्पिंक्टर है वो क्या रहता है उसमें किसी मतलब ब्रेन की इंजरी की वजह से और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से ब्लैडर का कंट्रोल हो जाता है, उसमें क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस हो जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 89, द पेरीमीटर इज यूज्ड टू असेस। जो पेरीमीटर है वो नीचे में से क्या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है विजुअल एक्टिविटी, ऑप्शन बी कलर विजन, ऑप्शन सी विजुअल फील्ड, ऑप्शन डी ऑकुलर टेंशन। और इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड मेजर करने के लिए पेरीमीटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, द बेसिक यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज। जो बेसिक यूनिट रहता है टू मेजर द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी मेजर करने के लिए जो रेडियो एक्टिव सैंपल है उसमें क्या यूज़ किया जाता है और उसका बेसिक यूनिट क्या रहता है? ऑप्शन ए रोइंटेजन, ऑप्शन बी क्यूरी, ऑप्शन सी रैड, ऑप्शन डी डेसीबेल। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्यूरी। क्यूरी रहता है उसमें जो बेसिक यूनिट रहता है रेडियो एक्टिव सैंपल का। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर द नॉट रिलेटेड टू क्वेश्चन। उसके बाद का क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 91, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आईवी एनास्थेटिक एजेंट एक्सेप्ट। तो नीचे दिए हुए क्या है? पूरे आईवी एनास्थेटिक एजेंट्स है, उसमें से कौन सा एक जो एजेंट है वो आईवी एनास्थेटिक के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता? तो ऑप्शन है उसमें ए थायोपेंटान सोडियम, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी
मिपिरिडिन, ऑप्शन डी डाइथाइल ईथर। तो ये क्वेश्चन है 91 का। इसका आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में देने का दे दो, तो आपका भी पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है। उसके बाद में मैं बता ही देने वाला हूँ। तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दो कि कौन सा जो इस ये है एनेस्थेटिक एजेंट है वो क्या किया जाता है, आईवी एनेस्थेटिक एजेंट्स नहीं है। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज। तो जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है ऑक्सीजन का वो एयर में कितना रहता है? ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 32%। और इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 21% क्या रहता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है एयर में और इन्वायरमेंट में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहता है ईसीजी का, नॉर्मल जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहता है ईसीजी का, तो वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शोज करता है? क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स रहता है वो क्या शो करता है? ऑप्शन ए है एट्रियल मसल डिपोलराइजेशन, ऑप्शन बी एट्रियल मसल रिपोलराइजेशन, सी वेंट्रिकुलर मसल डिपोलराइजेशन, ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर मसल रिपोलराइजेशन। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जब वेंट्रिकुलर मसल रिलैक्स डिपोलराइज होते हैं तो क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म हो जाता है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शोज ventricular muscle depolarization. Question number 94, removing 250 ml to 500 ml from a peripheral vein is called। जो ब्लड है 250 ml to 500 ml ब्लड पेरिफेरल वेन से निकालने की प्रोसीजर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फ्लेबोटॉमी, ऑप्शन बी वेनोपंक्चर, ऑप्शन सी प्लाज्माफेरेसिस, ऑप्शन डी वैसो डायलेशन। और इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है फ्लेबोटॉमी। तो फ्लेबोटॉमी की मदद से क्या करते हैं, 250 to 500 ml क्या ब्लड, एक्सेसिव ब्लड क्या बॉडी में से निकाल देते हैं। उसके बाद है जो वेनोपंक्चर है, मतलब हम जो कैप लगाते हैं उसको वेनोपंक्चर, आईवी कैनुला लगाते हैं उसको वेनोपंक्चर बोलते हैं। उसके बाद है प्लाज्मा फेरेसिस, एक प्रोसीजर है, वो बहुत सारे डिसीज कंडीशन में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है उसका ट्रीटमेंट के तौर पे। और जो ऑप्शन डी है वैसो डायलेशन, मतलब जो वेसल्स है वो डायलेट होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वैसो डायलेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, द इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट इज कॉमन इन पेशेंट ऑन इंसुलिन इन्फ्यूजन इज। जो इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर रहता है जो कॉमनली इन पेशेंट ऑन इंसुलिन इन्फ्यूजन, कंटिन्यूसली पेशेंट को क्या चल रहा है, इंसुलिन इन्फ्यूजन पे है पेशेंट, उसमें कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कम हो जाता है और डिफिशियंसी हो जाती है? तो ऑप्शन ए है हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन डी हाइपरनेट्रीमिया। तो उसमें इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया। जो पोटेशियम का क्या हो जाता है, पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया। जो पेशेंट कंटिन्यूसली इंसुलिन थेरेपी पे रहते हैं उनका पोटेशियम लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, क्लीन कैच मिड स्ट्रीम टेक्निक इज यूज्ड टू कलेक्ट। जो क्लीन कैच मिड स्ट्रीम टेक्निक है वो कौन सी कंडीशन में यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए ब्लड सैंपल कलेक्शन में, ऑप्शन बी पल्स सैंपल में, ऑप्शन सी यूरिन सैंपल, ऑप्शन डी CSF सैंपल। और इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी यूरिन सैंपल। जब यूरिन सैंपल मॉर्निंग का मिड स्ट्रीम यूरिन क्या करते हैं यूजुअली टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो क्लीन कैच मिड स्ट्रीम टेक्निक इज यूज्ड फॉर द यूरिन सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 97, द अपाइकल पल्स ऑफ द हार्ट इज नॉर्मली फेल्ट एट। जो हार्ट के पल्स मेजर करते हैं उसको अपाइकल पल्स के नाम से जाना जाता है। तो अपाइकल पल्स कहाँ फेल्ट होते हैं, कौन सा एरिया में फेल्ट हो जाते हैं? ऑप्शन ए लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल पेस, ऑप्शन बी राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल पेस, ऑप्शन सी लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल पेस, ऑप्शन डी राइट सेकंड इंटरकोस्टल पेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल पेस रहता है। उसमें क्या होता है, जो अपेक्स रहता है हार्ट का उससे उधर क्या होते हैं पल्सेशन हम फेल्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपेकल पल्स। और वह
5th इंटरकॉस्टल स्पेस में मेजर किए जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98, ए ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेटेड इन द ब्रेन इज कॉल्ड। जो ग्राफिकल एक्टिविटी रहती है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी रहती है ब्रेन की, वो कौन सी जो ग्राफी है उसे मेजर करते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ऑप्शन डी इकोकार्डियोग्राफी। और इसका करेक्ट आंसर आपको जरूर मालूम होगा, ईईजी मतलब इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी इज द मेजरमेंट फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। उसके बाद का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 99, द बोन रिमोल्डिंग हार्मोन इज। तो बोन रिमोल्डिंग हार्मोन है, उस कौन से हार्मोन को बोन रिमोल्डिंग हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन है विटामिन डी, ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी हार्मोन पैराथार्मोन मतलब, और ऑप्शन डी थायरोक्सिन। और इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन इज द करेक्ट आंसर। द कैल्सिटोनिन जो है, जो हार्मोन है, वो थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, सीक्रेट होता है, और वो बोन रिमोल्डिंग और बोन को रिजनरेशन होने के लिए क्या होता है, उसका मदद होता है। उसके बाद है लास्ट का क्वेश्चन नंबर 100, एन irresistible urge to void urine occurs when bladder volume increases to। तो जब क्या इरेजिस्टिबल अर्ज है जो यूरिन का वॉइड करने की, कब आती है, जब ब्लैडर वॉल्यूम क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। तो ब्लैडर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी रहती है, उसके बाद पेशेंट आदमी क्या कर सकता है, उसको स्टॉप नहीं कर सकता और वॉइड नहीं कर सकता यूरिन को। तो ऑप्शन ए 400 ml, ऑप्शन बी 600 ml, ऑप्शन सी 800 ml, ऑप्शन डी 1000 ml। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 600 ml। 600 ml मैक्सिमम क्या कर सकता है आदमी, अपने जो ब्लैडर है इसमें वॉइड कर सकता है। उसके बाद अमाउंट बढ़ गए जाने के बाद क्या कर सकता है आदमी को क्या होता है, यूरिनेशन करने की ज़रूरत रहती है। तो ये थे 2016 के ASIC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उसमें हमने ये पूरे 100 क्वेश्चन देखे, ये 2 पार्ट में। तो ये पहला जो पार्ट है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं, ऊपर आई लिंक बटन में जाके देख सकते हैं। और जो ये पार्ट है इसमें हमने 50 नए क्वेश्चन क्या देखे, पूरे देखे हैं। तो वो पूरा 100 एक पेपर हमने कवर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर में मिलते, तब तक धन्यवाद।